एडवोकेट समीर तिवारी के साथ आज एक खास मुलाकात। इस समय ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। समीर जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। जी, जैसा कि आमतौर पर देखा गया है और अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि आप पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस आपसे एफआईआर तो लिखना दूर की बात है, वो आपसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना कंप्लेंट उस कंसर्न एसएचओ थाने को, एसएचओ जो है उधर का थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ जो होते हैं थानाध्यक्ष, तो उनको आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट लिख सकते हैं और उस रजिस्टर्ड पोस्ट में जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि वो आगे आपको कानूनी कार्रवाई में काम आने वाली है। अच्छा, ये काम करने के बाद भी अगर आपकी उस पर सुनवाई नहीं होती है तो आप एक कंप्लेंट जो है एसएसपी, जो उस ज़िले का एसएसपी है, कप्तान जो होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और छोटे शहरों में या छोटे ज़िलों में एसपी होता है, और जैसे दिल्ली जैसे महानगर है वहाँ डीसीपी होते हैं। तो आप इनको एक कंप्लेंट लिख सकते हैं और साइमल्टेनियसली एक कंप्लेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो एसएसपी हैं दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो आप इनको एक लेटर लिख दीजिए कंप्लेंट अपना, और उसकी एक अपने पास रिसिप्ट रख लीजिए। अगर ये करने के बावजूद आपकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं दर्ज होती है, तो आप फिर कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून का सहारा सीआरपीसी की जो हमारी 156 सब क्लॉज 3 धारा है, उसके तहत आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर उस पर कुछ अपराध बनता है, आपकी कंप्लेंट को देखेगा, अगर उस पर कुछ अपराध बनता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं उस कंसर्न पुलिस थाने को कि इनकी एफआईआर लिखी जाए और उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो की जाए। दहेज उत्पीड़न की बात होती है और बार बार एक बड़ी समस्या है और इसका गलत ढंग से उपयोग भी हो रहा है। दहेज उत्पीड़न की अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे मशवरा करना चाहे, तो आप ज़रूर लोगों तक बताएं दहेज उत्पीड़न के बारे में। जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि ऐसे मामलों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ पर कि जो वाइफ होती हैं वो झूठे 498 दहेज उत्पीड़न के केसेस फाइल करती हैं अपने हस्बैंड, या ऐसा भी होता है कि हस्बैंड के साथ पूरी फैमिली को उसमें वो इन्वॉल्व कर देती हैं और उनको भी केस में पार्टी बना देती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और हस्बैंड के जो माता पिता हैं या हस्बैंड का भाई है, बहन है, वो सबको केस में पार्टी बना करके कंप्लेंट एफआईआर कर देती हैं, और ये केसेस जो है वो महिला थाने जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अब जैसे मानिए कानून में ये प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं इसमें, कि अगर उसने फैमिली को, मान लीजिए माता पिता को उसने पार्टी बनाया और माता पिता अलग रह रहे हैं, उस घर में नहीं रह रहे हैं, ये लोग सेपरेट एक अपना रह रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को भी बना दिया उसमें पार्टी, तो इस केस में ये चीज़ गलत है। और इसमें जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कि ये चीज़ वो लोग बरी हो जाएंगे, मतलब उन लोगों के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है उनके माता पिता के खिलाफ, क्योंकि वो लोग अलग से रह रहे थे। तो इस केस में जैसे हस्बैंड जो है वो क्या कर सकता है कि वो आईपीसी की 120B धारा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, वो क्रॉस एफआईआर कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ, क्रॉस कंप्लेंट कर सकता है, 120B की कर सकता है। साइमल्टेनियसली वो 500 जो आईपीसी की डिफेमेशन मतलब मानहानि का मुकदमा, ये भी कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ। और फॉल्स एविडेंस मतलब गलत सबूत का, गलत गवाही का, इसका भी मुकदमा आईपीसी के जो है धारा, उसके तहत वो अपनी वाइफ के खिलाफ क्रॉस एफआईआर और क्रॉस कंप्लेंट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हस्बैंड के पास मौजूद हैं, लीगल स्टेप्स ये ले सकता है। समीर जी, जैसे आजकल बड़ी समस्याएं आ रही हैं ट्रैफिक से आप जा रहे हैं या फिर किसी रोड पे आप जाते हैं, बाइक से कोई जा रहा है, पुलिस आपको रोकती है, आपका चालान काट देती है, साथ में आपने हेलमेट भी पहना है, तो आपका चालान कैसे
कट जाता है, आपको मालूम नहीं, आपके घर पे पुलिस आती है कि आपका ऐसे हो गया, आपको मालूम ही नहीं है। और मैं तो भैया पहना था, मैं चाहूँगा आप उन लोगों तक ये बातें बताएं। और चालान कैसे कट गया, क्या एक पुलिस ही काट सकता है? पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते? जी 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 सुशील जी, इसमें क्या है प्रावधान कि चालान का जो चालान काट सकता है वो एसआई प्लस सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही काट सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई बार सिपाही मतलब होता है या फिर हवलदार होता है, वो सब भी चालान काट देते हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। और जैसा कि आपने बोला कि पुलिस रोक करके हेलमेट पहना हुआ है सपोज़ कीजिए, उसके बाद वो चालान काट देते हैं कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, जुर्माना चालान काट देते हैं 1000 रुपये का हेलमेट नहीं पहनने का है। तो इस चीज़ में आप ये कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल स्टेप ये ले सकते हैं कि आप उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ उनके जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, जैसे कि एसएसपी हैं, कप्तान हैं, उनके यहाँ एक कंप्लेंट दे सकते हैं। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप कोर्ट के थ्रू भी इनके खिलाफ़ जो है स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि चालान जो है, चालान का आपके पास सम्मन आएगा, आप चालान मत पे कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चालान गलत काटा गया है, आप चालान मत पे कीजिए, स्पॉट फाइन मत भरिए। और उसके बाद फिर जब वो कोर्ट से आपको सम्मन आता है तो आपको एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा कर के कोर्ट के अंदर उस चीज़ को कंटेस्ट कर सकते हैं कि जज साहब मैं उस समय हेलमेट पहन के जा रहा था। मतलब पुलिस वाले के पास अगर इस चीज़ का सबूत है तो दिखाएं। अगर ना हो, जैसे कि रास्ते से मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कैमरा भी अगर ना हो, और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अगर मेरे यहाँ सामान आ गया तो वकील को ही पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई इस मामले में ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोर्ट में सम्मन आया, सम्मन में लिखा रहता है कि आपको इस टाइम पे इस डेट को इस कोर्ट के पास, कोर्ट का नाम भी रहता है कि इस कोर्ट के पास आपको मौजूद रहना है। तो आप जाइए उधर और अपनी बात को रखिए, अपने आर्ग्यूमेंट, अगर आपके पास एविडेंस है आप अपने सबूत के साथ जाइए और रखिए अपनी बात को। और क्या होता है कि 5-5, 10-10 हज़ार का चालान काट देती है पुलिस। आप उधर जा कर के 5-5 हज़ार के चालान को 500 रुपये में भी छुड़वा सकते हैं। कोर्ट बहुत लीनियंट रहती है, और अगर उसको लगता है कि आपके साथ सच में गलत हुआ है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऐसा फ़ाइन भी आपको बोल देगी पे करने के लिए। और आप जो 5,000, 10,000 जैसे हेफ्टी अमाउंट्स होते हैं वो आप बच जाएंगे उस चीज़ को पे करने से। समीर जी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या आप डायरेक्ट जा सकते हैं? कोई ऐसा अपराध घटित हुआ या फिर आप पे लांछन है कि नहीं आपने किया है कुछ ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं? जी 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 देखिए, ऐसा होता है कि कई बार पुलिस जो है, मतलब आपके पास अगर सबूत है, आपके पास, सपोज़ कि मैं एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप बाइक से जा रहे हैं और आपका किसी दूसरे बाइक वाले के साथ कुछ तू मैं हो जाती है और वो लोग 2-3 लोग मिल करके आपको मार देते हैं, और उस जगह पे ट्रैफिक पुलिस का सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है? तो आप उस सीसीटीवी फुटेज को ले सकते हैं। अच्छा, उसमें भी क्या रहता है, आप सीसीटीवी फुटेज कैसे लेंगे? सीसीटीवी फुटेज आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, वो जो उस सीसीटीवी का जो संचालित कर रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उसके पास जा कर के उससे मांग सकते हैं, लेकिन ये लोग देते नहीं हैं। तो उस केस में आप आरटीआई डाल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उस चीज़ को डाल सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये इस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। तो आप वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके फिर आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है? आप सेक्शन 200 आईपीसी जो है, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। आपको पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एफआईआर लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, सेक्शन 200 आईपीसी की एप्लीकेशन लगेगी, उसमें आप वहाँ पे जज साहब आपसे ओथ पे आपसे शपथ लेंगे और फिर वहाँ से कार्रवाई, उस एक्यूज जो रहता है, एक्यूज को डायरेक्ट समन कोर्ट बुलाया जाएगा। इस केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करने का एडवांटेज ये रहता है सुशील भाई कि आप पुलिस में एफआईआर लिखाएं, पुलिस 2-3 महीना में इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर 2-3 महीने बाद चार्जशीट फाइल करती है। ऐसे ही करते करते 1 साल बाद आपको फिर कोर्ट से सम्मन आता है, 1 साल बाद आएगा, फिर कोर्ट में वो चलेगा 1-2, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि हमको जल्दी न्याय मिले, ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस सही टाइम पे नहीं मिल रहा है तो जस्टिस नहीं मिलने के बराबर है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जस्टिस हमको टाइम से मिले तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं सेक्शन 200 आईपीसी के तहत। आपको पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके पास एविडेंस है। जब पुलिस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है सुशील जी कि अब
ये आम आदमी के पास अधिकार नहीं है, ना ही उसके पास पावर है कि वो किसी को अरेस्ट करके या कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ करे। पुलिस के पास ये पावर रहती है। अब आपके पास मान लीजिए कुछ आपके साथ अपराध घटित हुआ, मान लीजिए उस जगह पे सीसीटीवी नहीं था जहां आपके साथ मारपीट हुई, तो अब आपके पास तो एविडेंस है नहीं कुछ, तो वो उस चीज़ में आप इस चीज़ का सहारा नहीं ले पाए, उस चीज़ में आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है। पुलिस वहाँ पे जो गवाह मौजूद रहेंगे उनसे एविडेंस लेगी, उनसे पूछताछ करेगी। या मान लीजिए पुलिस के पास पावर रहती है कि वो मान लीजिए कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाना हो, एविडेंस में लेना हो, तो कंपनी के पास जो मोबाइल कंपनी होती है उनके पास जा कर के उनको सम्मन करके उनसे कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। ये चीज़ आम आदमी के पास नहीं है, तो इसलिए पुलिस के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप डायरेक्ट कोर्ट का सहारा लें, इससे आपको स्पीडी जस्टिस मिलेगा। बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं। मैं समीर जी चाहूँगा अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या फिर कोई ऐसी जानकारी चाहता हो तो आपके नंबर क्या हैं, लोग कैसे जुड़ें आपसे? जी, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। चेंबर नंबर 160 है, 160, और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 8318955671। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम मतलब अब सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं और फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी आपको। दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं समीर तिवारी जी के साथ। ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, और भी मैं वीडियो इनके साथ मैं लेकर आऊँगा, ज़रूर इसे देखें। समीर जी, इतना समय देने के लिए मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई आपका भी, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया।